नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी का उम्मीद बने, और इससे भी बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए कि आप उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। वो कहते हैं ना कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, और नफ्स नफ्स में टूटकर बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना बहुत ही कमाल होता है। दोस्तों, हम हमेशा अपने प्रयास को जारी रखें, जैसे सूर्य और चंद्रमा अपना काम करते रहते हैं, उसी निरंतरता के साथ हम काम करते रहेंगे। मतलब हमेशा नाकामयाबी वो देखते हैं जो डर से घर से निकलते ही नहीं। जो निकल गया, जो चल रहा है, उसे मंजिल प्राप्त होगी। धीरे चले, जोर से तेज भागे, लेकिन उसे चलते रहना होगा, प्रयासरत अपना रहना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स एक वर्ड, एक फ्रेज, एक क्लाउज कुछ भी हो सकता है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, वो हमारा मॉडिफायर कहलाएगा। ग्रामेटिकली एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लाउज या एडजेक्टिव वर्ड। दूसरा मॉडिफायर का जो ग्रामेटिकल क्लास होगा वो एडवर्ब होगा, जो क्वालिफाई करेगा किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को, और वो भी मॉडिफायर वर्ड, फ्रेज और क्लाउज हो सकते हैं। इन अ नटसेल आप कह सकते हैं कि जो भी एडवर्ब्स हैं, जो भी एडजेक्टिव्स हैं, वो हमारे मॉडिफायर्स होते हैं, और उनके बिना हम चीज़ों को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में सही आइडिया हम लोगों को नहीं दे पाएंगे अगर हम मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं जानते। बस सावधानी वही बरतना है जो सावधानी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में बरता है। दोस्तों, मैं हर एक चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी दूंगा। कई बार होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इन्फिनेटिव के 5 फॉर्म्स बता दिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फुल इन्फिनेटिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कब ये काम करता है, कैसे इसको हम क्लाउजेज को रिड्यूस करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, इन सब के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, यानी कि मॉडिफायर का मिसप्लेसमेंट से कैसे वाक्य का मीनिंग बदल सकता है, कैसे हमें इनसे बचना है और इनको फिक्स करना है सही पोजीशनिंग में, ये सारी चीज़ों को हमें सीखना है, और ये एक वीडियो में संभव नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इसके आगे हम बढ़ाएंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपकी जो उम्मीद है उसको मैं हमेशा पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जिन्होंने भी भरोसा किए हैं उनके भरोसों पे मैं हमेशा खरा उतरा हूँ, और जितने भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो जान लें कि जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स मैं दे रहा हूँ उसमें 236 वीडियो जो हैं वो क्लास के लेक्चर्स हैं, और 200 लाइव वीडियोस मैं जो दूंगा वो लाइव वीडियो मेन कंप्लीट इंग्लिश कोर्स होता है जो रिकॉर्डेड होता है। लाइव में मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराता हूँ वोकैब्स, ग्रामर और रीडिंग का रोज, और जिस दिन इन तीनों का नहीं कराते उस दिन राइटिंग का कराते हैं, और आपके सारे कमेंट्स को डिस्कस करते हैं। जो इंग्लिश के लिए जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बढ़िया कोर्स हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। इतने ठहराव, क्लैरिटी के साथ एक एक शब्द, फ्रेज और क्लाउज का फंक्शन के अनुसार उसकी ग्रामेटिकल क्लास को डिसाइड करना सिर्फ आप ही सीख सकते हैं। तो आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और हाँ, किताबें वगैरह, पेन ड्राइव कोर्सेज सब मैं रोज भेज रहा हूँ यहाँ से। तो जिनको पेन ड्राइव कोर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, वो अपना बुक कर सकते हैं 9596147991 पे, और पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर पार्सल अभी नहीं हो रहा है, स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं। भले हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन वो 2 गुना से भी ज़्यादा हमें महंगा पड़ रहा है। शिपिंग चार्ज हम आपसे नहीं लेते, उसी में इंक्लूड रहता है। आइए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मॉडिफायर जो होता है
ये या तो एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब्स होता है। मॉडिफायर्स चाहे तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब्स होगा, सही है ना। अगर एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसको डिफाइन करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा। और अगर ये एडवर्ब है तो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, डिफाइन करेगा। यानी कि मॉडिफायर्स जो होते हैं चाहे तो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं, सही है। तो आप कह सकते हैं कि मॉडिफायर्स कोई भी हो सकता है अगर वो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब, डिफाइन या क्वालिफाई करे, या एडवर्ब भी मॉडिफायर ही हैं, मॉडिफायर यही दोनों होते हैं। और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहे एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है और एक क्लाउज भी हो सकता है। मॉडिफायर नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरे तरीके से जिस शब्द को मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में विशेष ज्ञान आपको मिलेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल जैसे हम बोलते हैं, तो द ग्रेट वॉल अगर हम बोलते हैं, इसमें मॉडिफायर कौन कौन सा है? मॉडिफायर जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या क्लाउजेस होते हैं। ये तीनों हो सकते हैं, तीनों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। अगर मैं ये जो वॉल है ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये डिटरमिनर है, तो ये भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये इसका डेफिनेटनेस बता रहा है और ये इसकी पर्सनालिटी बता रहा है। द ग्रेट वॉल, अगर हम इसको हटा दें मॉडिफायर को तो ये सिंपल प्लेन वॉल हो जाएगा, साधारण दीवार। तो आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका ये मॉडिफायर्स। अब एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि मॉडिफायर हमेशा कोशिश करना है कि उस वर्ड के नजदीक रखना है जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करेगा, चाहे पहले रखें या बाद में रखें, नजदीक रखें, ताकि एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन ना रहे सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, और एरर से बच सके। सही है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमें धीरे धीरे समझना है। जैसे मॉडिफायर मैंने बोला कि एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ओनली बोलूँ ये भी मॉडिफायर हो सकता है। ये बात अलग है कि ये कब नाउन एडजेक्टिव बनेगा, कब एडवर्ब बनेगा, कब कंजंक्शन बनेगा, ये आपको पता है कि सब फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ ऑलमोस्ट लिखते हैं ये भी हमारा मॉडिफायर है जो आप यूज करते हैं। अगर इवन लिखें ये भी हमारा मॉडिफायर है, जस्ट लिखें ये भी हमारा मॉडिफायर है, ऑलवेज लिखें, यानी कि सारे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव सब हमारे मॉडिफायर्स हैं। अगर मैं फ्रेज बनाता हूं, जैसे अगर मैं कहूं ऑन द प्लेट, इन द ऑफिस, एट द गेट, ये सब फ्रेज हैं। अब ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बना है, चाहे तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, दो काम करता है, चाहे तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज। हाँ, कुछ प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके डायरेक्ट वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, उस केसेस में उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। वरना प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके मुख्य रूप से जो दो कार्य करते हैं फ्रीक्वेंसी में, वो है एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब ये जो फ्रेज है, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज ये तो वर्ड हो गया, वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड होने चाहिए तभी वर्ड बनेगा, और ये भी जरूरी है कि आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक काम करे। उसी प्रकार फ्रेज के लिए ये अनिवार्यता है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, या और साथ ही साथ उसे किसी ना किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम करना पड़ेगा। चाहे वो नाउन का काम करे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो नाउन फ्रेज, अगर वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज, किसी वर्ब को अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, और खुद ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ एंड होता है वो होता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज।
या उसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने से क्या है कि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है और नाउन पे खत्म है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा क्लाउज, जिसको हम कहते हैं वाक्य के अंदर उपवाक्य, तो ये क्लाउज भी हमारा मॉडिफायर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ क्लाउज किसे कहते हैं, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के अलावा प्रीडिकेट हो। प्रीडिकेट के लिए एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो मॉडिफायर कौन हो सकता है? एक वर्ड भी हो सकता है मॉडिफायर, एक फ्रेज भी हो सकता है मॉडिफायर, और एक क्लाउज भी हो सकता है मॉडिफायर। लेकिन ये काम क्या करेगा? ये फंक्शन चाहे तो एडजेक्टिव का करेगा या एडवर्ब का करेगा, चाहे वर्ड, फ्रेज या क्लाउज, किसी को भी अगर हम मॉडिफायर्स कहते हैं तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब यही हो सकते हैं। ये एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उसका व्यवहार जो है वो किसको प्रभावित कर रहा है। नाउन प्रोनाउन को कर रहा है वो एडजेक्टिव ही है, और अगर वर्ब एडजेक्टिव को कर रहे हैं तो एडवर्ब है। ये समझने की चीज है, राइट। अब यहां से हम लोग कुछ एक एक एग्जांपल इन सब का लेते हैं। एक वर्ड, एक फ्रेज और एक क्लाउज का एक एक एग्जांपल लेके समझिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ही ओनली लाफ्स, ही ओनली लाफ्स, सही है। और अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज द ओनली डेंटिस्ट इन दिस टाउन, सही है। He can help you only you speak the truth. ठीक है, तो देखिए यहां पे ओनली जो है एक मॉडिफायर है। अब ये मॉडिफायर जो होता है उसको क्वालिफाई करता है जिसके नजदीक आता है, चाहे पहले हो या बाद में हो, ये ध्यान रखना है। तो यहां ओनली मॉडिफाई कर रहा है लाफ्स। अगर हम यहां बोलते ही लाफ्स ओनली हटा देते तो इसका मतलब है कि वह हंसता है, वह हंसता है, यानी कि ये उसका नेचुरल एक्शन है। लेकिन ओनली लगाने से इसका मतलब है कि ही डज नथिंग बट लाफ। इसका मतलब हो गया कि ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसता ही रहता है। मतलब ही गोज ऑन लाफिंग, ही कैरीज ऑन लाफिंग, और कोई काम नहीं करता। तो आइडियाज बदल रहा है इस वर्ब के बारे में, ये बहुत कुछ कह रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि ही ओनली लाफ्स, इसका मतलब है कि सिर्फ इस, ये जो एडवर्ब कहेंगे ना इसको, क्योंकि ये किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब कहलाया। तो ये जो मॉडिफायर है एक शब्द है और वर्ब को कह रहा है। अगर हम मॉडिफायर ना लिखें तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वह हंसता है, जैसे बाकी लोग हंसते हैं वैसे वह हंसता है। लेकिन ओनली लाफ्स, इसका कई मतलब हो सकते हैं। इसका एक तो सबसे मतलब ही ओनली लाफ्स, इसका मतलब है कि सिर्फ हंसता है, हंसना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, जानता ही नहीं, ही ओनली लाफ्स। अगर मैं इस ओनली को अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ओनली ही लाफ्स, तो ये ओनली अब किसको क्वालिफाई करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा? ही को, प्रोनाउन को। तो यही ओनली यहां पे एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। ओनली का मतलब है कि रिस्ट्रिक्टेड टू समथिंग। ओनली का मतलब जब एडवर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव के रूप में होगा तब क्या होगा? तो यहां पे देखिए ओनली ही लाफ्स, यानी कि जस्ट ही लाफ्स। ओनली का मतलब यहां क्या हो गया? जस्ट, सही है, ठीक है। ही ओनली लाफ्स, तो यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया, ये समझ रहे हैं। अगर यहीं पे मैं बोलूं कि ही लाफ्स ओनली एट मी, तो यहां पे ओनली इनको क्वालिफाई कर रहा है कि वह हंसता है,
लेकिन सब पे नहीं, सिर्फ मुझ पे हंसता है और किसी पे नहीं। तो वाक्य का मीनिंग बदल रहा है मॉडिफायर के प्लेसमेंट से। तो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है मॉडिफायर का। तो हम जो गलतियों से बचते हैं जब हम ये जान जाते हैं कि इनका सही प्लेसमेंट करना है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर से, जो आपको बनाना है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर जिसमें शब्द होंगे, फ्रेज होंगे, क्लाउज होंगे जो मॉडिफायर है, लेकिन वाक्य में वो सही पोजीशन पे है या नहीं, ये आपको देखना है, आपको बताना है। सही है? यहां पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? डेंटिस्ट को, मतलब और कोई दूसरा नहीं है। तो यहां पे इसका मतलब हुआ जस्ट वन, और कोई नहीं है, जस्ट वन। सही है? यहां पे तो खैर ओनली हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंडीशन इफ के सेंस में। तो ये अलग अलग मल्टीपल है। आज मैं मॉडिफायर के ऊपर आपको कुछ वीडियोस दे रहा हूं। अगर हम इसको नहीं जाने तो बहुत सारी दिक्कतें होगी। जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था ना, अगर मैं यहां पे कहूं कि आई कुड सी द एरोप्लेन यूजिंग बाइनोकुलर्स। अब ये देखिए, ये जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, यूजिंग बाइनोकुलर्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, मतलब ये फ्रेज हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब ये बताइए नियम क्या कहता है, मॉडिफायर्स को कहां पे रखना चाहिए। अब ये बताना है आपको कि क्या ये सही है। अब इसके नजदीक कौन है? एरोप्लेन। तो इसका मतलब जो है बड़ा ही रिडिकुलसली आप समझ सकते हैं कि मैं एरोप्लेन को देख सका। आई कुड सी द एरोप्लेन, कैसे? यूजिंग बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स प्रयोग करके मैंने देखा, यानी बाइनोकुलर्स मैं लगाया और एरोप्लेन को देखा, मतलब ये है। लेकिन यहां पे कह क्या रहे हैं आप वाक्य में? हम कह ये रहे हैं कि मैं एरोप्लेन देख सका। कैसे? कौन सा एरोप्लेन? वो एरोप्लेन को देख सका जो बाइनोकुलर्स यूज किए हुए था, यानी कि बाइनोकुलर्स यूज एरोप्लेन ने किया था, जो संभव ही नहीं है। तो इस मॉडिफायर्स का प्लेसमेंट जो है इस मॉडिफायर का गलत है। तो इसको यहां पे रखना चाहिए, क्योंकि मैंने यूज किया था बाइनोकुलर्स। तो यूजिंग बाइनोकुलर्स आई कुड सी द एरोप्लेन। अब ये समझ में आ रहा है बात? हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में इनके कई एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं कहूं वी एट इंडियन फूड आफ्टर मूवी इसके पहले वाला एग्जाम्पल जो था उसमें फ्रेज को हमने रखा था। यहां पे मैंने क्लाउज को एक मॉडिफायर बनाया है। देखिए क्लाउज ये है, दैट वॉज वेरी स्पाइसी। क्लाउज ये पूरा वाक्य है। इस वाक्य को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक जो बिना कंजंक्शन वाला है मेन क्लाउज, और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो शुरू होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इस सबऑर्डिनेट क्लाउज ये वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य है, उपवाक्य है, इसमें भी हमारा वर्ब है अपना। दैट वॉज वेरी स्पाइसी। अब जरा देखिए, क्या आपको लगता है क्या हमने मॉडिफायर का पोजिशनिंग फिक्स किया है सही से, या इसको फिर से रीफिक्स करना पड़ेगा सही जगह? अब यहां पे देखिए ये जो जानकारी है, दैट वॉज वेरी स्पाइसी, कौन था स्पाइसी? ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है। इसके पहले वाले उदाहरण में एडजेक्टिव फ्रेज था, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है। अब ये बताइए कि ये जिसके नजदीक है वो तो मूवी है, यानी कि हम लोग भारतीय भोजन खाए मूवी के बाद। कौन सी मूवी के बाद? उस मूवी के बाद जो बहुत ही मसालेदार था। तो मसालेदार मूवी था या मसालेदार भोजन था जो आपने खाया था? तो ये एडजेक्टिव क्लाउज का हमने पोजीशन जो किया है वो सही नहीं है, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो आप जरा बताइए कहाँ होना चाहिए, कौन था स्पाइसी? ये जानकारी
किससे रिलेट कर रहा है उसके नजदीक रखिए। तो ये होना चाहिए था यहाँ पे, वी एट इंडियन फूड दैट वॉज वेरी स्पाइसी आफ्टर मूवी। ये समय बता रहा है फ्रेज, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है और ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है समय बताने वाला। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी एट इंडियन फूड और फूड दैट वाज वेरी स्पाइसी आफ्टर मूवी, या हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, आफ्टर मूवी वी एट इंडियन फूड दैट वाज वेरी स्पाइसी। अब मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस, ये तीनों से मैं लिस्ट आपको दूंगा जिसके बारे में आपको बताना है। लेकिन आज के क्लास में ज़्यादा लंबा ना करते हुए अगले क्लास में इनका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।